आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो हमारे भूगोल से है और पार्ट 5 उद्योग कर रहे हैं हम। पिछली 2 वर्कशीटों में भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे और इसी संदर्भ में आज हम आगे भी बढ़ रहे हैं। वर्कशीट का नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 27 नवंबर। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि उद्योगों की जब स्थापना की जाती है तो उनके लिए क्या स्थितियां होनी चाहिए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, अवस्थिति जहां पर वो स्थापित किए जाते हैं, तो उद्योगों को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं जहां पर ये चीजें हमें आसानी से मिल जाएं। वो चीजें कौन कौन सी हैं, तो आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्योगों को बनाने से पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है कि वहां पर हमें कच्चा माल, जिसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो आसानी से मिल जाए। इसके अलावा वहां की जमीन आपके काम के अनुकूल हो, साथ में जल की आपूर्ति, साथ में जल की आपूर्ति का मतलब वहां पे आपको पानी आसानी से उपलब्ध हो। पानी उपलब्ध होने का मतलब है ज्यादातर सभी उद्योगों में हमें पानी की जरूरत पड़ती ही है, तो अगर वहां पानी नहीं होगा तो दिक्कत होगी। साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जहां हमने उद्योग लगाया है वहां पर काम करने वाले लोग भी हमें मिल जाएं। साथ में हमारे पास पूंजी कितनी है उसको ध्यान में रख के हम उद्योग की स्थापना करते हैं। जितना धन है उसी धन के हिसाब से आप उद्योग को चुनेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने जो माल बनाया है उसे ले जाने के लिए और कच्चा माल वहां पर लाने के लिए परिवहन सुविधा है या नहीं, सड़कें वगैरह हैं या नहीं। अगर सड़कें नहीं है तो परिवहन चलेंगे कैसे। साथ में वहां पर बाजार उपलब्ध है या नहीं। आपने कोई चीज बनाई, उसे बेचना भी तो जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि आपने चीज बनाई और उसके बाद उसे अगर आपको बेचने के लिए 300-400 किलोमीटर अपना सामान भेजना पड़े दूर, तो आपको उसकी परिवहन की लागत भी ऐड करनी पड़ेगी। मतलब आपका सामान बना 2 रुपए में और उसे दूसरी जगह पहुंचाने में आपके 4 रुपए लग गए, तो आपकी 2 रुपए की चीज 6 रुपए की हो जाएगी। और आपने जहां उसे भेजा, हो सकता है वहां पर भी लोग उसे बना रहे हैं और वहां पर वो लोग उसे 3 रुपए में बना रहे हो, तो वो 4 रुपए में बेच देंगे और आपका सामान फिर 6 रुपए में बनकर तैयार हुआ। 7 रुपए में खरीदेगा कौन? कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपको याद रखना है, मैंने आपको यहाँ पर 6-7 पॉइंट बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन, पानी, काम करने वाले लोग, धन कितना है, परिवहन और सड़क व्यवस्था कैसी है और वहां आपके आसपास बाजार है या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप उद्योगों की स्थापना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर बिजली, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करती है और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उद्योगों को विकसित किया जा सके और लोगों के लिए रोजगार बढ़ाए जा सके। और जहां पर भी उद्योग एक बार लगाए जाने शुरू हो जाते हैं, वहां पर इलाका कितना भी अविकसित क्यों ना हो, वहां पर अपने आप नगर और शहर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रेटर नोएडा के बारे में या नोएडा के बारे में कि पहले तो वहां बस धूल ही धूल उड़ती थी, अब देखो कितना विकसित हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जब जनसंख्या नहीं थी, जहां जनसंख्या नहीं होती है, जमीन भी उपजाऊ नहीं होती, वहां पर उद्योगों को लगाया जाता है। उद्योगों के लगने के साथ ही वहां पर सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं परिवहन के लिए। जैसा यहाँ पर लिखा है कि सरकार कम दाम पर बिजली भी देती है और परिवहन सुविधा भी देती है। तो परिवहन सुविधा कैसे देगी? सड़कें बनाएगी, वो वहां पर सड़कें बनवा देगी तो लोग अपने आप परिवहन वहां पर जाने लगेंगे। बिजली मिलने लगेगी तो उद्योग की स्थापना होगी, क्योंकि बिजली की जरूरत पड़ती है उद्योगों में। और जैसे ही ये दोनों काम वहां हो जाते हैं तो लोग वहां पर काम करने के लिए जाना शुरू कर देते हैं। जब वहां एक बार काम के लिए जाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे लोग दूर से ना काम पर आना पड़े, वहीं पर अपने घर बनाकर बसना शुरू कर देते हैं।
और इस तरीके से धीरे धीरे वो छोटी सी जगह जहां पर उद्योग लगे थे वो बड़े बड़े शहरों और नगरों में बदल जाते हैं। भाई जहां लोग रहने लगते हैं फिर वहां बिजली, फिर वहां अस्पताल बनने लगते हैं और फिर साथ में ही वहां पर स्कूल बनने लगते हैं। इस तरीके से वहां दूसरे, फिर जब वहां रहने लगेंगे तो बाजार भी लगने लगते हैं और इस तरीके से वो जगहें शहर और नगरों में बदल जाती हैं। तो उद्योग रोजगार बढ़ाते हैं और रोजगार किसी भी जगह को बड़े बड़े नगरों और शहरों में बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ जिसका नाम है औद्योगिक तंत्र। पहले हमने पढ़ा था उद्योग के बारे में कुछ, अब हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र का मतलब उद्योगों का जाल, मतलब जहां पे एक नहीं बहुत सारे उद्योग होते हैं उसे हम उद्योगों का जाल कहते हैं। तो कुल मिलाकर औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि निवेश क्या है। तो निवेश की जब हम बात करते हैं, निवेश का मतलब होता है किसी चीज में अपना धन लगाना। तो जब हम धन लगाएंगे, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हम कहते हैं ना इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में ज्यादा आएगा, जितना लगाया है बाद में उससे ज्यादा मिलेगा, तो उसे निवेश करना बोलते हैं हिंदी में। तो निवेश किस चीज में करना पड़ता है, धन हम किस चीज में लगाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब उद्योग की स्थापना करेंगे, एक फैक्ट्री कंपनी कुछ भी लगाएंगे, तो उसमें जो हमारा धन लगेगा कच्चे माल में लगेगा। कच्चा माल जो हम लेकर आएंगे, भाई आपको अगर ब्रेड बनाना है तो आप गेहूं की व्यवस्था करेंगे तो गेहूं कच्चा माल हो गया, तो आपका कच्चे माल में लगेगा धन। साथ में आपने जिन लोगों को काम पे रखा है आप उनसे मेहनत करवा रहे हैं, यानी कि श्रम करवा रहे हैं, उस श्रम के बदले में आपको धन देना होगा। उसके अलावा आपने जिस जमीन पर अपना उद्योग बनाया है, तो या तो आपने वो भाड़े पे लिया होगा या आप उसे खरीदेंगे, तो भाड़े पे लिया है तब भी उसमें धन लगेगा और अगर आपने खरीदा है तब भी उसमें धन लगेगा, यानी निवेश किया जाएगा। उसके बाद पानी का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा और अगर पानी का बिल नहीं दे रहे, जमीन के पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था करने में भी आपका धन लगेगा, तो यानी आप उसमें भी धन का निवेश करेंगे। फिर परिवहन, जिससे आप कच्चा माल मंगाएंगे और तैयार माल जो भेजेंगे वो एक दो चीज तो नहीं है जिसे आप हाथ में लेकर जाएंगे, उसके लिए आपको ट्रक की या किसी दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे आप अपना सामान भेजेंगे। रिक्शा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, किसी भी परिवहन की व्यवस्था करेंगे और उसके बदले में भी आपको धन देना पड़ेगा। बिजली का बिल भी आपको देना ही पड़ेगा और इसी तरीके से कुछ और छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे टूट फूट हो सकती है, अन्य अवसंरचना लिखा है यहाँ पे, जैसे टूट फूट में की मरम्मत, भाई किसी मशीन में खराबी हो गई, कभी किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है छोटा मोटा, किसी को छोटी मोटी चोट लग गई, तो उन सभी चीजों के खर्चे भी होते हैं। तो औद्योगिक तंत्र में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, निवेश, दूसरा प्रक्रम, तीसरी निर्गत। तो निवेश किन किन चीजों में होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें ध्यान में रखनी ही होंगी। अब दूसरी चीज है प्रक्रम। अब ये प्रक्रम क्या होता है, प्रक्रम, क्रम शब्द के आगे प्र शब्द लगा है, क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, तो क्रम, तो एक भी किसी भी उद्योग में कई क्रम होते हैं जो एक के बाद एक काम किए जाते हैं। तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में बनाते हैं, यानी कच्चे माल से आप जो तैयार माल बना रहे हैं, परिष्कृत माल का मतलब तैयार माल। तो कुल मिलाकर औद्योगिक तंत्र में पहले निवेश करते हैं और निवेश करने के साथ कच्चे माल से आप पक्का माल यानी बड़ा माल या परिष्कृत माल बनाते हैं, जिसे हम तैयार माल बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है निर्गत। अब बात आती है तो भाई ये निर्गत क्या है। निर्गत का मतलब होता है अंतिम उत्पादन और वस्तु से होने वाली आय। जो भी चीज आपको बनानी थी आपने वो बना ली और उसके बाद परिवहन से आपने उसे बाजार में भेज दिया और बाजार में भेजने के बाद आपको उससे कुछ आय होगी। ये आप जानते ही हैं कि हमने जो भी सामान बनाया है वो किस लिए बनाया था, वो आय के लिए ही बनाया था ताकि हमें उससे आय हो। तो सबसे पहली चीज थी निवेश करेंगे, फिर दूसरी चीज निवेश करने के बाद हम माल तैयार करेंगे और माल तैयार करने के बाद उसे बाजार में पहुंचा देंगे और उस बाजार में पहुंचाने के बाद हमें आय होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, तो निर्गत जुड़ा है आय से, प्रक्रम जुड़ा है माल के तैयार होने से और निवेश जुड़ा है धन के लगाने से।
धन लगाया, माल तैयार किया और फिर आमदनी हुई। ये है औद्योगिक तंत्र। कुल मिलाकर यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में आपको पहले कपास चाहिए, फिर लोग चाहिए, लोगों से आपको मेहनत करवानी पड़ेगी, कारखाना लगाना पड़ेगा, परिवहन पर निवेश करना पड़ेगा और इस तरीके से अंत में कई सारे क्रम हैं जिससे वस्तु तैयार होती है। हमने कहा ना सामान तैयार होता है। परिष्कृत माल कैसे बनेगा? कपास से माल कैसे बनेगा? आपको कपड़ा बनाना है तो आप कपास की ओटाई करेंगे, कटाई छटाई होगी, उसके बाद उसकी आप बुनाई करके कपड़ा बनाएंगे, कपड़े को रंग करेंगे, रंग करके उसके ऊपर छपाई जो करनी है छपाई करेंगे और अंत में कहीं जाकर उसकी कटाई पिटाई करने के बाद कमीज सिली जाएगी और अंतिम उत्पादन क्या हुआ? कमीज का उत्पादन हुआ। तो ये पूरा उदाहरण दिया है और उत्पादन होने के बाद आप उसे बाजार में पहुंचाएंगे और वहां पर आपको आय होगी। मुझे लगता है आप बात समझ गए होंगे कि किस तरह से निवेश और किस तरीके से फिर माल बना और फिर किस तरीके से हमें आय हुई। अब आगे बढ़ते हैं औद्योगिक प्रदेश की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या खास बातें हमें बताई गई हैं, एक बार उन पर भी ध्यान दे लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश वहां विकसित होते हैं जहां कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल चाहिए तो हम ऐसी जगह पर अपना उद्योग लगाएंगे जहां पर हमें बाकी चीजें मिल सके। मान के चलो हमने ब्रेड की कंपनी लगाई तो हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसी जगह पर हो जहां पे आटा कंपनी हो, ताकि हमें गेहूं से आटा ना बनाना पड़े, हम सीधा आटा वहां से ले लें। कच्चा माल हमें आटा मिल गया। या हमने कमीज के लिए फैक्ट्री लगाई तो हम ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें कपड़ा मिल जाए, हमें कपास खरीद के उसकी कटाई छटाई बुनाई ना करनी पड़े। तो वो एक अलग उद्योग हो जाएगा जहां पे कपास से रुई बनाई जाएगी। एक अलग उद्योग हो जाएगा जहां रुई से कपड़ा बनाया जा रहा होगा। एक अलग उद्योग हो जाएगा जहां कपड़े पर रंगाई और छपाई की जा रही होगी। फिर एक अलग उद्योग हो गया जहां पर कमीज बनाई गई। तो ये 3-4 उद्योग हो जाएंगे, वरना ये सारा काम एक ही जगह पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको आसानी से ये चीजें मिल जाती हैं तो आप खुद नहीं करके आप कच्चा माल के तौर पर दूसरे सामान को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिलहाल पढ़ते हैं आगे। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में लाभ मिल जाते हैं। जो उदाहरण मैंने आपको दिया कमीज वाला, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में नाम दिए गए हैं कि विश्व के कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश प्रमुख हैं। पूर्व उत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं जहां पर विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित हैं। क्यों स्थित हैं? ताकि ऐसी जगहों पर काम करना आसान होता है, पानी उपलब्ध आसानी से हो जाता है और ऊर्जा जो हमें उद्योगों के लिए चाहिए होती है वो भी हमें आसानी से मिल जाती है। तो फिलहाल हमें एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है और हमें उसमें करना ये है कि 10 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो आपके घर में उद्योगों से बनकर आती हैं। तो आप किसी भी 10 चीज के नाम लिख दीजिए। आप ध्यान से सोचेंगे तो सुबह से शाम तक ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे घरों में आती हैं और वो उद्योगों में बनती हैं। सुबह ब्रेड का इस्तेमाल हम करते हैं, फैन रस खाते हैं, वो भी उद्योगों में ही बनती हैं। इसके अलावा हम जो घरों में नमक मिर्च इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो भी उद्योगों से बनकर आती हैं। जिस कपड़े को पहनते हैं वो उद्योगों में बनते हैं, बर्तन इस्तेमाल उद्योगों में बनते हैं। तो आप किन्हीं भी 10 चीजों के नाम सोचकर इस तरह से लिख दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं उद्योग लगाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका उत्तर है ये, हमें भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन, बाजार इन सब का ध्यान रखना होता है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो ये दरअसल निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है या इसका एक तंत्र है जिसमें हम धन लगाते हैं। धन लगाने के बाद हमारा माल तैयार होता है। माल तैयार होने के बाद उसको हम बाजार में भेजते हैं और वहां पर हमें आय होती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो ये वो जगह होती है जहां पर आसपास दूसरे उद्योग स्थापित किए जाते हैं और आसपास स्थापित होने की वजह से इन्हें आपस में एक दूसरे से लाभ मिल जाता है। फिर चौथा, अच्छा लाभ कैसे मिलते हैं मैंने आपको समझा दिया था, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो लाभ किस तरह से मिलेगा। कपड़े बनाने वाली जहाँ पे कमीज बनाई जाती है वो कपड़े बनाने वाले उद्योग से कपड़ा खरीद लेगी। कपास खरीदने की अब उसे जरूरत नहीं है और इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कपड़े से कमीज बनाएगी। और
जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है या उद्योग है, उसको अपना लाभ हो जाएगा, उसे अपना सामान बेचने के लिए बाजार तक नहीं जाना पड़ेगा, उसका सामान वहीं से वहीं बिक जाएगा उद्योग में आसानी से। दूसरे उद्योग वाले ने खरीद लिया तो उसकी परिवहन लागत बच गई। इसी तरीके से उसको भी दूर से कच्चा माल मंगाने के लिए, जिसे कपड़ा बनाना है, रुई नहीं मंगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे पास में एक दूसरा उद्योग था जो रुई बना रहा था कपास से, उसे वहां से रुई मिल गई। और यही फायदे रुई वाले को भी हैं। तो इस तरीके से जब आसपास उद्योग होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से लाभ मिल जाता है। अब हमारा है चौथा प्रश्न, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? तो भाई, उद्योगों की स्थापना से सबसे बड़ा लाभ ये है कि रोजगार बढ़ते हैं और शहरों और नगरों का विकास और वृद्धि होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको आपका काम करने में मदद मिली होगी और आपको आपका टॉपिक समझ भी आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ये चैनल चलता रहे, आपको वीडियोस मिलती रहें, आप इस पर लाइक शेयर्स करते रहें और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर के निशान है जिस पर लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।